नमस्कार दोस्तों आज आपसे एक साहित्यिक विषय के बारे में मैं आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ और संदर्भ है श्री रामधारी सिंह दिनकर का। और उसी संदर्भ में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार कुछ एक बातों के बहाने से, कुछ एक बातों के माध्यम से कुछ एक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है, वो हर हालत में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखती है और उसको अक्सर याद किया जाता है। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ, दिनकर जी का कोई भी प्रसंग छिड़ता है तो वो मुझे बात रह रह कर याद आ जाती है कि एक बार दिनकर जी बड़े उदास थे, क्योंकि उन दिनों वो जेपी के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा उदास थे, चिंतित थे। तो उन्होंने अपने एक मित्र सांसद गंगा शरण सिंह, उस समय के, उस काल के बहुत बड़े प्रतिष्ठित नेता थे समाजवादी, और उनसे कहा कि मेरा एक मन उखड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ गंगा शरण तुम मेरे साथ चलो और मैं तिरुपति में जाकर एक बार अपनी रश्मि रथी का पाठ करना चाहता हूँ। और गंगा शरण सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस बात की साझा किया, इस बात को, इस रहस्य को स्वयं रामनाथ गोयनका के साथ, जो एक्सप्रेस ग्रुप के संचालक संस्थापक सब कुछ थे। तो सारे उन्होंने कहा कि अगर चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इन दिनों दिनकर जी स्वस्थ नहीं रह पा रहे और कुछ भाग दौड़ भी ज़्यादा रही है, कुछ जेपी के बारे में वो चिंतित भी रहे हैं, तो आप जैसे वो कहते हैं आप उनको ले जाइए। तो रास्ते में वहाँ पहुँचने से पहले कुछ उनके हस्तक्षेप से, गोयनका जी के और कुछ अन्य बातों से ये निर्णय लिया गया कि ये उस दिन वो ये भी था कि जब तिरुपति मंदिर में इनका कविता पाठ होगा, रश्मि रथी का, दिनकर जी का अपना ओज का एक स्वर है, एक उनकी मुद्रा होती थी खास किसी भी चीज़ के पाठ की। जब ये पाठ करेंगे तो कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तिरुपति के जो प्रशासन मंडल के जो लोग थे उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा इसका एक तरीका है कि हम इसके माइक जो हैं शहर में, तिरुपति में आसपास बाहर लगा देते हैं और उनसे प्रसारण होता रहेगा, लोग वहीं बैठ के सुनेंगे, लेकिन अंदर भीड़ नहीं होगी मंदिर के अंदर, और दिनकर जी अपना जो उनका जो मन की इच्छा है पूरी कर पाएंगे। तो ये हुआ। और वहाँ पर मित्रों बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पर गंगा शरण सिंह ने उनसे पहले पूछा कि आपका सिर्फ इतना ही उद्देश्य था? कहने लगा नहीं, इसके माध्यम से मैं एक तिरुपति मंदिर जाकर ये भगवान से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि मेरी उम्र ले ले और मेरी उम्र उनको लगा दे, जेपी को, जेपी स्वस्थ रहें। जेपी का स्वस्थ रहना जो है वो इस देश के लिए और इस देश की जो परिवेश है इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। और वाकई इन्होंने पूजा अर्चना के वक्त उस वक्त जेपी के बारे में दीर्घायु की प्रार्थना की और अब बाद में मंच पर आकर बैठ गए मंदिर के परिसर के अंदर ही, और वहाँ उन्होंने एक कविता का पाठ किया, रश्मि रथी, अपने काव्य का पाठ किया, और अद्भुत लीनता के साथ जो उनकी ओज भरी मुद्रा होती थी उसमें उन्होंने रश्मि रथी का पाठ किया और हज़ारों लोगों ने बाहर सुना और सभी लोग आह्लादित थे कि यह क्या व्यक्ति है जो सृजन के माध्यम से इतनी शक्ति रखता है। अब भी इस उम्र में वो स्वस्थ भी नहीं चल रहे श्रीमान जी, और उसके बावजूद इतना ओज, और ओज भरे स्वर में कविता पाठ हुआ। प्रार्थना उन्होंने मंदिर में की दीर्घायु के लिए कि मेरी उम्र हे तिरुपति भगवान ले लो और जेपी को स्वस्थ रखो। और ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि उसके बाद 1974 में जब ये जेपी का आंदोलन शिखर पर था, तो उस वक्त दिनकर तब तक जा चुके थे संसार से, अपनी इस देह को छोड़कर, काया को, नश्वर काया को छोड़कर वो जा चुके थे, लेकिन उनका एक एक स्वर गूंजता था पूरे परिवेश में। और जेपी की सभा में उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम वाले, आपको याद है, तो रेणु ने मंच से कविता पढ़ी थी दिनकर जी की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो एक प्रकार से एक आह्वान, दिनकर जी का आह्वान रेणु ने मंच से जब पढ़ा तो लोग आह्लादित हो उठे और लोगों की आंखों में आंसू इसलिए भी थे कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं है आज, लेकिन उसकी रोम रोम से एक जो प्रार्थनाएं हैं, लगता है तिरुपति ईश्वर ने सुन ली, तिरुपति भगवान ने सुन ली
और वो दिनकर जी जो है वो तो अमर हो गए, और साथ साथ जेपी की उम्र भी कुछ हद तक बढ़ गई कि जेपी उस आंदोलन को एक निर्णायक चरण तक पहुंचा सकें। हुआ। उसके बाद की परिस्थितियाँ, आपातकाल के बाद की परिस्थितियाँ सब आपको याद है, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात, जो विचारणीय बिंदु जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, कि सृजनशीलता जब भी तीव्र होती है तो उस वक्त उसका जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा व्यापक होता है। जन जन में उस आंदोलन, आपातकाल के विरुद्ध किए गए आंदोलन के बीच में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी की ये कविता जन जन तक पहुंच गई थी, और वो एक नारा बन गई थी, एक प्रकार से एक मंत्र बन गई थी संघर्ष का। और ये मित्रों एक अद्भुत घटना है जो ये बताती है कि सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जब इतनी डूब कर होगी, जब इतने तन्मयता के साथ होगी और एक सोद्देश्य होगी, जब उसके रोम रोम से एक एक शब्द से जब एक आह्वान निकलेगा, तो उस वक्त उसका जो प्रभाव है वो कितना व्यापक होता है, पूरे के पूरे परिवेश पर हावी होता है। मित्रों, इस बहाने से, दिनकर जी के बहाने से मैंने वो प्रसंग मुझे याद आया, और हुआ भी यही कि वो कविता पाठ के बाद जब एक्सप्रेस टावर में जब बैठे थे सब लोग, गोयनका भी बैठे थे, और वहाँ ये प्रसंग, ये बातें करते करते दिनकर जी एकदम से लुढ़क गए, और जब लुढ़के तो वो साथ में उनको संभाला अपनी गोद में गोयनका जी ने, और वही अंतिम लम्हे थे उस महान कवि के जिसने अपनी सृजनशीलता के बूते पर, क्रिएटिविटी के बूते पर एक अजब जादू जगाया था। धन्यवाद।